अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये तो मर गया। उस अंधेरे जंगल में एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। करना क्या है इसका? कुछ सोचने दो, समझ नहीं आ रहा ये मर कैसे गया। दूसरी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। देख, तूने गोली चलाई न मैंने, गोली बहरहाल चली है, पहले वाले ने डरते हुए कहा। अब या तो यहाँ से भाग चलें या फिर सोच कर बता कि करना क्या है इसका। एक तरकीब है, दूसरे ने कुछ सोचते हुए कहा। हम भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस को बता देते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? पुलिस को बताया तो वो हमें धर लेगी। इसकी लाश की तरफ देख, इसका आधा भेजा उड़ा हुआ है, आंख भी बाहर को निकल आई है इसकी। तो फिर क्या करें? मेरा ख्याल है भाग चलते हैं। कौन सा हमारा मामा लगता था। चल फुट चलें यहाँ से। अंधेरे जंगल की इकलौती सड़क जो शहर की तरफ जाती थी, वहाँ ये दोनों डकैत चोरी की वारदातें किया करते थे। दोनों पुलिस में वांटेड थे, लेकिन कभी पुलिस के हत्थे चढ़े नहीं थे, ना ही उनके चेहरों की पहचान हो पाई थी। दोनों चेहरों पर रबड़ के खौफनाक नकाब चढ़ाकर डकैती की वारदात किया करते थे। उन्होंने बीसियों आती जाती गाड़ियों को लूटा था, लेकिन कभी किसी राहगीर या मुसाफिर को कत्ल नहीं किया था। वो कातिल नहीं थे। दिन के वक्त में सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ होती, कई लोग टोलियों की सूरत में यहाँ से गुजरा करते थे, लेकिन रात 12 बजे के बाद यहाँ लगभग इक्का दुक्का गाड़ी ही का गुजर होता था। पैदल चलने वाला कोई भी नहीं होता। 2 या 3 घंटे में एक मर्तबा पुलिस की गाड़ी हौले हौले गुजर जाया करती थी, लेकिन वो भी इन वारदातियों को कभी पकड़ नहीं सके थे। ये दोनों इतने भी नादान नहीं थे कि पुलिस की नज़रों में आ जाते। ये घने पेड़ों की ओट में छिपे रहते थे। कई दफ़ा तो पूरे महीने में एक ही वारदात कर पाते थे, लेकिन ऐसी इक्का दुक्का वारदात से लोकल पुलिस में कोई हलचल नहीं हुई थी। मोबाइल में देखकर बता वक्त क्या हुआ है, एक डाकू ने दूसरे से कहा। पूरे 2 होने में 5 मिनट बाकी हैं। उसके मोबाइल को वापस रख दे बाली, और कुछ भी ना उठा यहाँ से। पागल हो गया है क्या तू साले? अगर कुछ लेना नहीं था तो फिर ये झंझट पाला ही क्यों? दूसरे ने गुस्सैले लहजे में कहा, जिसका नाम बाली था। देख कालिया, अपना हक लेते हैं और फुट जाते हैं, कहीं कत्ल के मुकदमे में फंस ना जाएं, इसीलिए कह रहा था, वरना तो। कालिया ने सफाई दी। नहीं फंसेंगे, ले पकड़। बाली ने एक कपड़े का थैला अपनी जैकेट की जेब से निकाला और कालिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये उसका पटुआ। उसने थैले में मकतूल का पटुआ जल्दबाजी में फेंका। ये मोबाइल, गाड़ी में भी देख, शायद कुछ मिल जाए। कालिया ने बाली की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अभी भी थरथराहट थी। वो अब भी डरा नजर आ रहा था। पास से किसी गीदड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों एक लम्हे के लिए डर से चौंक पड़े थे। धत तेरे की मनहूस आवाज़, बाली बोला। बाली? कालिया ने अपने साथी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, जो गाड़ी के अगली तरफ डैशबोर्ड पर झुका हुआ था। क्या तकलीफ है? बाली कालिया की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला। वो गाड़ी से बाहर आ गया था। वो देख बाली। कालिया डर के आलम में सड़क के एक तरफ इशारा किए जा रहा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। क्या है वहाँ? बाली ने जूं ही घूम कर देखा तो उसकी नज़रें भी वहीं खड़े खड़े जम सी गईं। सड़क पर एक 7 फीट का आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। उस आदमी ने काले रंग का लबादा पहन रखा था, लेकिन दूर सड़क पर फासले की वजह से दोनों उसकी शक्ल नहीं देख सकते थे। वो वहाँ एक लम्हा नहीं रुके। उन्होंने वहीं से भागना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। सुबह के अखबार में ये खबर छपी हुई थी, पुलिस ने लोकल जंगल के मेन सड़क से 2 लाशें बरामद की हैं। उन लाशों को बेदर्दी से
किसी ने तेज धार हथियार के जरिए कत्ल किया है। लोकल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों की पहचान नहीं की जा सकी, लेकिन पुलिस को शक है कि ये दोनों वही वारदाती हैं, ये दोनों वही चोर हैं, क्योंकि उनके पास जो कपड़े का थैला बरामद हुआ है उनमें से दर्जनों मोबाइल और बहुत से बटुए जिनमें करेंसी नोट भरे हुए थे बरामद हुए हैं। पुलिस के सूत्रों से ये भी मालूम हुआ है कि उन्हें किसी नामालूम शख्स या गिरोह ने कत्ल किया है। खबर को यूं इस अंदाज में पेश किया गया था कि अखबार की बिक्री बढ़ सके, मगर असल सच्चाई किसी को पता नहीं थी। मुनव्वर आलम की तैनाती इस आतंक के शहर में सिर्फ इसलिए की गई थी कि उसे ईमानदारी से नौकरी करने का कीड़ा था। वो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर था। जब केस उसके हाथ आया तो बिना चूं चरा किए उसने इसे कबूल किया। इंस्पेक्टर मुनव्वर आलम की टीम को एएसपी ने खास तैनाती पर लगा रखा था। इस तरह मुनव्वर आलम को अकेले ही इस मामले को देखना था। यशपाल, मेरी बात सुनो। मुनव्वर ने एक सिपाही को आवाज़ दी, जो अपनी कुर्सी से उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जी सर। रात 12 बजे मैं लोकल जंगल में पेट्रोलिंग करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि सुबह तक मैं पेट्रोलिंग करूँगा। तुम देखो ऐसी मोटरसाइकिल जो ठीक कंडीशन में हो और पेट्रोल से जिसकी टंकी फुल हो तो मैं ले जाऊँ। जी सर। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज रात का? सर, मुझे तो बड़े साहब के बंगले में चौकीदारी करनी है। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। वो सिपाही फिर अपनी कुर्सी पर जाकर विराजमान हो गया। मुनव्वर सोच में डूब गया। अब इस केस पर उसे खुद ही काम करना था। उसने बाहर पार्किंग की तरफ निकलकर एक मोटरसाइकिल सेलेक्ट की और उसे स्टार्ट करके नज़दीकी पेट्रोल पंप की तरफ चल दिया। वहाँ उसे मोटरसाइकिल की टंकी को फुल करवाना था। ये वो सिर्फ अपनी जान की हिफाजत के लिए कर रहा था। रात के पूरे 12 बजे थे। मुनव्वर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो जंगल की इस इकलौती सड़क पर अकेला पुलिस की वर्दी पहने मोटरसाइकिल पर निकल खड़ा हुआ था। उसने सर्दी से बचने के लिए काले रंग की जैकेट पहन रखी थी। सर पर पुलिस डिपार्टमेंट का दिया हुआ हेलमेट भी उसने पहन रखा था। वो सड़क के एक कोने पर रुक गया था। हैवी बाइक उसने सड़क के किनारे खड़ी कर दी। सर से सरकारी हेलमेट उतारकर अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल पर लटका लिया था। उसके हाथों पर काले रंग के चमड़े वाले दस्ताने थे। उसने एक हाथ से दस्ताना निकालकर अपनी पतलून की जेब में उड़ेस लिया। अब अपने मोबाइल फ़ोन को निकालकर उसने गौर से देखा। वो अपने आप में बड़बड़ाया, मोबाइल सिग्नल कभी आते हैं कभी ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ नज़दीक में कोई मोबाइल टावर नहीं है। फिर उसने मोटरसाइकिल से लगे वायरलेस सिस्टम को चेक किया। हेडक्वार्टर से कनेक्शन कभी लग जाता तो कभी कट हो जाता था। वो किसी सोच में पड़ गया। मोबाइल सिग्नल तो टावर ना होने की वजह से नहीं लग रहा था, मगर वायरलेस सिस्टम तो इस सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। फिर वायरलेस के कनेक्शन में प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? अभी वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। उसने अपनी बाइक से पुलिस सायरन लाइट्स ऑन कर दी ताकि आने वाले को मालूम हो जाए कि इस वीरान जंगल में भी कानून का राज है। सामने से आती हुई गाड़ी थोड़ा जब करीब हुई तो उस गाड़ी में से भी सायरन लाइट्स की चमक ने जंगल के इस इलाके को रोशन कर दिया। वो रेंजर्स की पेट्रोलिंग जीप थी। पेट्रोलिंग जीप मुनव्वर के नज़दीक आकर रुक गई। रेंजर्स के इंचार्ज ने करीब आकर उससे हाथ मिलाया। आज अकेले अकेले इंस्पेक्टर? जी हाँ, मजबूरी है कि सारे सिपाही पहले से ही अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। मुनव्वर ने मुंह बनाकर कहा। सर्दी काफ़ी है, जो रात बीतेगी सर्दी और बढ़ेगी, रेंजर्स इंचार्ज ने ठिठुरते हुए कहा था। वो अपने हाथों को रगड़ रहा था। दिसंबर का महीना है, सर्दी तो बढ़ेगी ही। मुनव्वर ने उसकी बात का जवाब दिया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, आप तो 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद यहाँ आते हैं पेट्रोलिंग पर, तो आज वक्त से पहले आ गए हैं या कोई और बात है? नहीं, हमें हेडक्वार्टर से मैसेज मिला था कि आप अकेले जंगल की तरफ पेट्रोलिंग पर निकल आए हैं।
तो हम आपके पीछे आ गए। वैसे भी आजकल अपराध की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं और अभी हाल ही में जंगल में घटने वाली घटनाओं ने हमें और अलर्ट कर दिया है, क्योंकि ये इलाका हमारा है। इंचार्ज की ये बात सुनकर मुनव्वर ने कहा, इस शहर को ना जाने किसकी नज़र खा गई है। एकदम उसे गीदड़ के बोलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया था। चारों रेंजर्स अपनी पेट्रोलिंग जीप से बाहर निकल आए थे। वो 4 सिपाही हथियारों से लैस थे। 2 पेट्रोलिंग जीप के सामने खड़े हो गए और 2 पीछे की तरफ। उनके हाथों में भारी असलहा था। वैसे इस जंगल में रात के वक्त गीदड़ की आवाज़ें आना नॉर्मल बात थी। मुझे उम्मीद है मुनव्वर साहब कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इंचार्ज ने उस तरफ देखते हुए कहा जहां से गीदड़ के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। नहीं सर, ये आवाज़ें मुझे डरा नहीं सकती। वैसे भी मेरे पास हथियार हैं और मैं तैयार होकर निकला हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आज रात बेफिक्र हो जाएं। इंचार्ज की इस बात का मतलब मुनव्वर समझता था। उसने नाक भौं चढ़ाते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, मैं आज रात इस सड़क पर पेट्रोलिंग करूँगा। मेरा इरादा सुबह तक यहीं रहने का है। आप बेफिक्र हो जाइए। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, आपके वायरलेस के सिग्नल्स पूरे हैं ना? मेरा मतलब है कि मेरे वायरलेस सिस्टम में कुछ रुकावट है। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, ख़ास तौर पर जंगल के ठीक बीच वाली सड़क पर प्रॉब्लम होती है, लेकिन वैसे कोई मसला नहीं होता। हो सकता है पेड़ों के झुंड की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती हो। इंचार्ज ने सफाई दी। हो सकता है, लेकिन पेड़ों का इस वायरलेस सिस्टम से क्या ताल्लुक? मैंने कहा ना, हो सकता है। स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इंचार्ज ने अपनी जीप की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर उसने अपने चारों सिपाहियों को अपनी उंगली से खास इशारा किया। वो चारों वापस अपनी सीट पर जीप के पीछे बैठ गए। इंचार्ज ने हाथ के इशारे से मुनव्वर को अलविदा किया और गाड़ी एक मर्तबा सायरन की आवाज़ और रोशनियाँ जगमगाती हुई सड़क पर आगे बढ़ गई। मुनव्वर उस जीप को अपनी नज़रों से ओझल होते हुए देखता रहा। सड़क दोबारा से सुनसान हो गई। रात का गहरा अंधेरा और गहरा हो रहा था। सर्दी का जोर बढ़ता चला जा रहा था। मुनव्वर ने अपनी जेब से दस्ताना निकालकर दोबारा अपने हाथ पर चढ़ा लिया। हेलमेट को सर पर पहनकर वो दोबारा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो अपनी बाइक उसी तरफ भगा रहा था जिस तरफ रेंजर्स की जीप गई थी। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। रेंजर्स की जीप सड़क के एक कोने पर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में एक शख्स काले लिबादे में खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और सामने घुटने टेके रेंजर्स पार्टी का इंचार्ज सड़क पर बैठा था। इंचार्ज के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मुनव्वर ने जीप के पीछे कुछ फासले पर अपनी पुलिस बाइक को रोका, हाथों से दस्ताने निकालकर जेबों में ठूंसे और सर्विस रिवॉल्वर लिए आगे बढ़ने लगा। उसने पेट्रोलिंग जीप के नज़दीक पहुंचकर जब उसकी पिछली सीट की तरफ झांका तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि चारों सिपाही सर ढलकाए बैठे थे, जैसे सो रहे हों या उन्हें किसी ने बेहोश कर डाला हो। फिर वो जीप की आड़ लेता हुआ ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने देखा कि ड्राइवर भी उन चारों सिपाहियों की तरह बेहोश था। ऐसा लग रहा था कि उसे भी किसी ने बेहोश कर दिया है, लेकिन सामने जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में वो मंजर साफ नजर आ रहा था, जहां एक काला लबादा पहने करीबन 7 फीट ऊंचा शख्स अपने दाएं हाथ में बड़ा सा खंजर लिए खड़ा था। वो शख्स खामोश खड़ा था, जबकि रेंजर्स का इंचार्ज उस शख्स के सामने बेबसी की तस्वीर बना रूहानी सूरत बनाए सर झुकाकर अपने दोनों घुटने ज़मीन पर टेके बैठा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो इकबाल, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं जालिम बन गया था, मैं लालची हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें माफ़ कर दूँ। वो 7 फीटा दहाड़ा। उसकी गरज में कोई ऐसी ख़ास बात थी
کہ ایک لمحے کے لیے منور بھی کانپ کر رہ گیا۔ ایک طرف ویرانہ تھا، جنگل کا اندھیرا اور سناٹا، تو دوسری طرف سردی کا زور۔ تمہیں معاف کر دوں گا تو میری آتما کو چین کہاں سے ملے گا؟ تم نے تو وہ کام کیا ہے جسے کرنے کے بعد تم پر کوئی بھی رحم نہیں کرے۔ نہیں اقبال نہیں، میں اپنی راہ سے بھٹک گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ تم نے صرف مجھے قتل نہیں کیا، تم نے میرے سارے خاندان کو جیتے جی مار ڈالا۔ تم نے میرے آنے والے بچے کو بھی ماں کی کوکھ میں قتل کر ڈالا۔ میرے ماں باپ جیتے جی مر گئے، تم نے پورا خاندان مار ڈالا۔ وہ پھر سے گرجا تھا، لیکن اس دفعہ منور نے ایک سیکنڈ برباد کیے بغیر آگے بڑھ کر چلاتے ہوئے کہا، ہینڈز اپ، اپنی جگہ سے ہلنا مت ورنہ ساری کی ساری گولیاں داغ دوں گا۔ وہ 7 فٹا یوں ہی چپ چاپ کھڑا رہا۔ انچارج رینجرز کا رنگ سفید پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد 7 فٹے نے یوں ہی چپ چاپ کھڑے کھڑے منور سے کہا، منور عالم، ایک ایماندار پولیس آفیسر، خاموش رہو۔ منور نے چلا کر اپنی ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ ایماندار لوگوں کے نام سنہرے اکشروں میں لکھے جاتے ہیں منور عالم۔ بکواس بند کرو، خنجر زمین پر پھینک دو اور دونوں ہاتھ اوپر کر لو، میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکو گے منور عالم۔ پہلے اپنے ساتھی سے تو پوچھ لیتے کہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، بعد میں خود فیصلہ کر لو کہ کون گرفتاری کے قابل ہے اور کون بے گناہ۔ اس کی آواز کا بھاری پن ابھی بھی برقرار تھا۔ منور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے بائیں طرف پتلون پر لٹکی ہتھکڑی کو نکالا اور دھیرے دھیرے اس شخص کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قریب مت آؤ منور عالم، خاموش رہو، اور جیسا میں نے کہا ہے کہ اپنا خنجر زمین پر پھینک دو، تب پھینک دو، میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں، منور نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن منور اپنی جگہ سے 1 فٹ بھی آگے کی طرف نہیں بڑھ سکا۔ کسی اندیکھی طاقت نے جیسے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو، وہ کھڑے کھڑے جھول سا گیا تھا۔ اب جلدی سے بتا دے کہ تو نے کیا گناہ کیا تھا اس رات، ورنہ ابھی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ وہ 7 فٹا شخص انچارج کی طرف دہاڑتے ہوئے چیخا تھا۔ انچارج نے اپنی حلق سے تھوک نکلتے ہوئے بتانا شروع کیا، بالی اور کالیا کے ساتھ میں اور میرا ایک سینئر ملا ہوا تھا، چونکہ جنگل کا یہ علاقہ میرے انڈر آتا تھا، اس لیے اس کی نگرانی اور سیفٹی کی ذمہ داری بھی میرے ہی ذمہ تھی۔ بالی اور کالیا کو ایک دفعہ واردات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑ لیا تھا۔ اس وقت ہم نے ڈرامہ رچا کر انہیں گاڑی میں بٹھا لیا، اور جب میرے سینئر کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو اس نے میرے ذمے ان دونوں کی نگرانی لگا دی، ساتھ میں مال میں سے ہر مہینے حصہ بھی طے کیا گیا۔ وہ قاتل نہیں تھے۔ پھر ایک رات ایک سفید گاڑی ویران سڑک پر آ رہی تھی۔ بالی نے سڑک کے ٹھیک بیچ میں آ کر اسے روکا۔ وہ شخص رک گیا۔ اس میں اقبال نام کا شہر کا ایک سنار تھا جو بہت پریشانی کے عالم میں شہر جا رہا تھا۔ شاید اس کی ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا جو لوکل ہاسپٹل میں داخل تھی۔ اس کے پاس 7 لاکھ کی رقم تھی جسے لے کر وہ بڑی جلد بازی میں لوٹ رہا تھا۔ بالی اور کالیا نے اسے لوٹ لیا تھا۔ اس شخص کے پاس بھی ہتھیار تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر اپنا ریوالور بالی پر تان لیا۔ ٹھیک اسی لمحے میں نے وہاں پہنچ کر بالی اور کالیا کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن یہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ میں نے رینجرز کی گاڑی کو واپس شہر کی طرف بھیج دیا اور اقبال کو تسلی دی تھی کہ اب میں اس کے ساتھ شہر تک جاؤں گا۔ اقبال اکیلا تھا، وہ مان گیا۔ ایک قانون کا رکھوالا اس کے ساتھ تھا۔ اس کے لیے یہ بہت اطمینان والی بات تھی۔ وہ بے فکر ہو گیا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ میں نے اقبال کے دماغ پر گولی داغ دی۔ اس طرح وہ بیچارہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا آدھا سر کھل گیا تھا اور ایک آنکھ باہر کو نکل آئی تھی۔
میں نے وہ رقم بغل میں دبا کر وہاں سے فرار ہونے کی ٹھانی، لیکن اس سے پہلے مجھے لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ میں نے اقبال کی لاش اس جگہ پر پھینکی جہاں گیدڑ اور جنگلی جانوروں کی گفا تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں خود شہر پہنچا اور یہاں سے میں نے گاڑی ایک جگہ پارکنگ پر لگا دی۔ خود میں ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس گھر لوٹ گیا۔ بالی اور کالیا کو دوبارہ میرے سینئر نے رہا کر دیا اور میں نے وہ رقم اپنے سینئر کو دے دی۔ اس میں سے بالی، کالیا اور مجھے حصہ مل گیا۔ سینئر نے ایک اور گاڑی کو اس راستے پیٹرولنگ پر بھجوا دیا جنہوں نے اقبال کی گاڑی اور پھر لاش کو برآمد کیا۔ یہ خبر جب اقبال کے گھر پر پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور چل بسی۔ ماں کو جب معلوم ہوا تو اسے دوبارہ دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ بوڑھا باپ آنسو بہاتا رہ گیا۔ جوان بیٹے، بہو اور اپنی بیوی کا جنازہ اس غریب بوڑھے نے اکیلے اٹھایا۔ اقبال ان کا اکلوتا سہارا تھا۔ اقبال کے بعد وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ بھی چل بسا۔ اب تو بھی چلا جا بالی اور کالیا کے پاس، یہ کہہ کر اس 7 فٹے نے اپنے بڑے خنجر کو فضا میں اونچا کیا اور یوں انچارج کی ایک خوفناک چیخ نے جنگل کا سناٹا توڑ دیا۔ وہ 7 فٹا انچارج کے ٹکڑے کرنے میں مگن تھا جبکہ منور اسے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکے جا رہا تھا۔ جنگل کا قانون بنانے والے کو جنگل کا بھوت سبق سکھا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔